नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश सोनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में। आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल पर आधारित सब्जेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान और कॉस्ट एस्टिमेशन के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बगैर किसी भी बड़े डेटाबेस को सही तरीके से काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एग्जीक्यूशन प्लान, जब एक क्वेरी आप एसक्यूएल में फायर करते हैं तो जो वो आपकी क्वेरी है कैसे एग्जीक्यूट होती है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा कि कैसे एक एसक्यूएल क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ताकि वो कम से कम समय में और कम से कम रिसोर्सेज का उपयोग करके अपने परिणाम को दे सके। इसका पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन प्लान और कॉस्ट एस्टिमेशन से जुड़ा हुआ होता है। आज हम समझेंगे कि एग्जीक्यूशन प्लान क्या होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे की जाती है और इसका डीबीएमएस में क्या महत्व है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन प्लान की। जब भी आप एक एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो डीबीएमएस में सबसे पहले यह तय करता है कि उस क्वेरी को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। हम इसको एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान असल में एक रोड मैप की तरह है जो कि यह बताता है कि क्वेरी को किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। एक क्वेरी में बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी या सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एनी टेबल नेम। तो ये पोर्शंस जो हैं कैसे प्रोसेस किए जाएंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूशन में शो किया जाता है। इसमें हम जॉइन ऑपरेशंस, इंडेक्स स्कैन, डेटा रिट्रीवल टेक्निक भी शामिल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेरी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। ये डीएमएल की एक क्वेरी है जिसमें सारे डिपार्टमेंट के सारे फील्ड्स हमको यहाँ पर शो करने हैं डिपार्टमेंट ईएमपी टेबल से, और जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, सेल्स हो। इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान ये बताएगा कि डीबीएमएस कौन कौन से स्टेप उठाएगा ताकि उसे सेल्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिल सके। हो सकता है पूरे टेबल को स्कैन करके डेटा आपके सामने शो करेगा। एग्जीक्यूशन प्लान को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम यह जान सकते हैं कि हमारी क्वेरी कितनी इफ़िशिएंट है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। दिए गए चित्र में एक क्वेरी को एग्जीक्यूशन प्लान को शो किया गया है। एक कैसे यूज़र जो है क्वेरी फायर करता है। क्वेरी जो फायर होने के बाद एक पोर्शन जो है पार्सर पर आती है जिसमें उसके सिंटैक्स को चेक किया जाता है, एप्लाइजर में उनको एनालाइज किया जाता है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल करके क्वेरी का शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ किया जाता है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट चूज़ की जाती है और लास्ट में आपकी क्वेरी रन होती है। ये वर्कफ्लो यहाँ शो किया गया है जिसमें उपयोगकर्ता क्लाइंट एप्लीकेशन में एसक्यूएल सर्वर को प्रमाणित करता है और एक क्वेरी सबमिट करता है। एसक्यूएल सर्वर क्वेरी को पार्स करता है, पार्सिंग की प्रोसेस होती है जो किसी भी सिंटैक्स त्रुटि की जांच करता है। पार्सिंग के स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। एसक्यूएल क्वेरी में आपके सिंटैक्स पार्सिंग होती है, सेमेंटिक एनालिसिस होता है और सेकंड पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। पार्सिंग का अर्थ है वर्णों में इनपुट की जांच करना और कीवर्ड और पहचानकर्ताओं के लिए वर्णों को देखकर इसे एक कमांड या स्टेटमेंट के रूप में पहचानना। तो ये जो पार्सिंग की जो स्थिति है उसमें हम ग्रामर का यूज़ करते हैं और लैंग्वेज का यूज़ करके पार्सर जो है आपके वर्ड्स जो है आपने क्वेरी में जो टाइप किए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, टिप्पणियों को अनदेखा करता है और जो इन्वर्टेड कामास है उनको एडजस्ट करता है और एक ट्री डिज़ाइन करता है विच इज़ कॉल्ड, जो कि कहलाती है आपकी पार्सर ट्री। समग्र संरचना को भाषा वाक्य विन्यास के साथ मिलान करता है ताकि यह सब समझ में आ सके। पार्स कॉल के दौरान डेटाबेस निम्नलिखित जांच करता है क्वेरी को रिलेशन बीजगणित में परिवर्तित करने के लिए, बाद सिंटैक्स जांच, सेमेंटिक जांच और साझा पूल जांच, क्योंकि डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए कुछ गतिविधियां क्वेरी प्रोसेसिंग में शामिल होती हैं। सबसे पहले एसक्यूएल जैसे उच्च स्तरीय डेटाबेस भाषाओं का उपयोग प्रदान की गई उपयोगकर्ता क्वेरी का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। इसे उन अभिव्यक्तियों में बदल दिया जाता है जिसे फाइल सिस्टम के भौतिक स्तर पर आगे लागू किया जा सके। इसके बाद वास्तव में कई क्वेरी अनुकूल परिवर्तनों के साथ प्रश्नों का मूल्यांकन करती हैं। नतीजतन एक कंप्यूटर सिस्टम को किसी क्वेरी को संसाधित करने से पहले
उसे ऐसी भाषा में परिवर्तित करना होता है जो मनुष्यों द्वारा पढ़ने योग्य और समझने योग्य हो। इसलिए इंसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प एसक्यूएल या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। एक पार्सर जो है निम्नलिखित जांच करता है, एक एग्जाम्पल से यहाँ दर्शाया गया है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। तो यहाँ पर जो क्वेरी हमने लिखी हुई है, सिलेक्ट कमांड जो है डेटाबेस में से आपके रिकॉर्ड को लाकर देगा। एस्ट्रिक फॉर्म एम्प्लॉय, यहाँ पर जो हमारा पार्सर है वो यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा है, हमने टाइपिंग में एक मिस्टेक की है, फ्रॉम की जगह यहाँ पर फॉर्म यूज़ की गई है। तो पार्सर जो है हमारी इन त्रुटियों को आइडेंटिफाई करके एरर के फॉर्म में शो करता है। यदि फॉर्म की जगह FROM लिखा जाता है तो आपके एम्प्लॉय टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर स्टोर है उसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाएगा। इसके बाद पार्सिंग के बाद पार्स ट्री को एल्जेब्रा में आगे संसाधित किया जाता है, जो क्वेरी में सभी ऑब्जेक्ट, टेबल और कॉलम को हल करता है। इस स्थिति में आपके ऑब्जेक्ट, टेबल्स और कॉलम सभी यहाँ पर यूज़ होंगे। यह कॉलम डेटा प्रकारों की जांच भी करता है। किसी भी समस्या के मामले में यह एक त्रुटि लौटाता है। यदि आपकी कुछ एरर आती है, अभी एग्जाम्पल में देखा कि त्रुटि फॉर्म की जगह फॉर्म हमने यहाँ यूज़ कर लिया। एल्जेब्रा एक कैरी प्रोसेसर ट्री और एक कैरी हैश उत्पन्न करता है। यदि निष्पादन योजना पहले से मौजूद है, एग्जीक्यूशन का प्लान पहले से मौजूद है, तो एसक्यूएल सर्वर उस कैश्ड योजना का उपयोग करता है और क्वेरी को निष्पादित करता है। यदि कोई योजना मौजूद नहीं होती है या योजना अप्रचलित है तो क्वेरी ऑप्टिमाइज़र आंकड़ों, क्वेरी प्रक्रिया ट्री और बाधाओं की सहायता से पूर्ण लागत आधारित अनुकूलन करता है। यहाँ इनपुट के आधार पर यह लागत अनुकूलित एसक्यूएल सर्वर निष्पादित योजना तैयार करता है। यदि आपसे पहले से कोई योजना तैयार है तो उसके हिसाब से क्वेरी आपकी रन होगी, यदि नहीं है तो पूरा सिक्वेंशली जो है उसको रन करेगा। अंत में एसक्यूएल सर्वर क्वेरी इंजन निष्पादित योजना के अनुसार क्वेरी को निष्पादित करता है और परिणाम को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लौटाता है। प्रैक्टिकली जब आप एसक्यूएल स्टेटमेंट को रन करते हैं तो क्वेरी जो आपकी रन होती है उसके सीक्वेंस जो है वो यहाँ फिगर में शो किए गए हैं। पहला जो है स्टेटमेंट जो आपका है फ्रॉम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। फ्रॉम स्टेटमेंट जो है आपने जो भी लिखा हुआ है फॉर्म के बाद जो कंडीशन दी गई है वो पहले रन होगी। यदि आपके स्टेटमेंट में कोई ज्वाइन स्टेटमेंट यूज़ किया गया है तो दूसरे नंबर पर रन होगा। तीसरे नंबर पर वेयर के साथ यदि कोई कंडीशन आपने स्पेसिफाई की है, बताई गई है वेयर के साथ के, तो वो थर्ड नंबर पर आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। चौथे नंबर पर ग्रुप बाय क्लाउज जो है यदि उसकी आपने कोई कंडीशन दी गई है तो वो रन होगा। हैविंग ऑप्शन का यूज जो है फोर्थ नंबर पर किया गया है। सिलेक्ट कमांड इसके बाद आता है। सिलेक्ट कमांड में जो भी टपल्स आपने दिए गए हैं, फील्ड्स दी गई हैं रन करने के लिए, वो सिलेक्ट कमांड पर आएंगे। इसके बाद डिस्टिंक्ट कमांड, यदि आपको यूनिक रो चाहिए है, यूनिक डेटा का कंटेंट चाहिए है, यदि आपने डिस्टिंक्ट कमांड यूज़ किया है तो सिलेक्ट के बाद आपका डिस्टिंक्ट कमांड जो है वो रन होगा। ऑर्डर बाय क्लाउज इसके बाद आता है, जिसका यूज जो है आप ग्रुपिंग करने के लिए करते हैं। यदि क्लाउज में वो दिया गया है, आपकी क्वेरी में दिया गया है, तो डिस्टिंक्ट के बाद ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज़ किया जाएगा क्वेरी एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस में। और सबसे अंत में लिमिट स्पेसिफाई किया गया है, दर्शाया गया है कि कितने रिकॉर्ड जो हैं यदि मैच होते हैं तो कितने रिकॉर्ड इसको शो करा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई गई हुई है जिसमें EMP ID नाम की एक फील्ड है, नेम नाम की एक फील्ड है, सिटी और डिपार्टमेंट नाम की एक फील्ड है। कुछ डेटा हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 दी है, नेम में ABCD नेम दिए गए हैं, सिटी दिल्ली, कोटा और आगरा दिया गया है, और डिपार्टमेंट नेम जो है HR या सपोर्ट या IT पोर्शन को यहाँ पे शो किया गया है। हम एक क्वेरी लिखते हैं जिसमें हम अपनी सीक्वेंसिंग या एग्जीक्यूशन प्लान को देखेंगे। क्वेरी लिखी गई है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट ब्रैकेट में डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम का काउंट आउटपुट में शो कराना है। टेबल हमारी है EMP वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, जहाँ पर सिटी के सारे जो फील्ड्स हमको शो कराने हैं वो क्या होने चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, हैविंग काउंट डिपार्टमेंट नेम लेस देन 5, ऑर्डर बाय काउंट डिपार्टमेंट नेम DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिमिट इक्वल टू लिमिट 1। अब इस क्वेरी में
सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से फॉर्म क्लाउज यहाँ यूज़ होगा, मीन्स कंट्रोल शिफ्ट ट्रांसफ़र होगा और चेक करेगा कि जो डेटा हमको उठा के लाना है कौन सी टेबल से डेटा को उठा कर लाना है। तो यहाँ पर टेबल वो है आपकी एम्प्लॉय टेबल से आपको डेटा को उठाकर लाना है। इसके बाद ज्वाइन का ऑप्शन आता है। फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें ज्वाइन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ज्वाइन का यूज़ करके आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके रिजल्ट को शो करा सकते हैं। तो ज्वाइन का बेसिकली यूज़ जो है दो टेबल्स को कंबाइन करके रिजल्ट को गॉट करने का है। यहाँ पर ज्वाइन टेबल में यूज़ नहीं की गई है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वेयर क्लाउज यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, वो सारे रिकॉर्ड्स उसको सर्च करने हैं टेबल एम्प्लॉय से जहाँ पर सिटी जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ देखिए आउटपुट में जो हमारा टेबल्स दी गई है, सिटी जो है दिल्ली जो है 3 डेटा में है, ए के साथ है, सी के साथ है और डी के साथ है। दिल्ली के ये 3 रिकॉर्ड जो हैं वो फैच की जाएंगे। अब इसमें ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया है ग्रुप बाय, जो कि क्वेरी एग्जीक्यूशन का 4th नंबर पार्ट है, डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम जो है उनके हिसाब से आपका डेटा जो है ग्रुपिंग की जाएगी। डिपार्टमेंट यहाँ पर HR है, सपोर्ट है और IT है। ग्रुपिंग होगी HR के हमारे जो दिल्ली पर बेस जो है 1 है, सपोर्ट 1 है, HR एक्चुअली 2 हो चुके हैं, 1 और 1 2 पहला नंबर का रिकॉर्ड है और चौथे नंबर का रिकॉर्ड जो है तो HR का काउंट जो है 2 है और सपोर्ट का काउंट 1 है। हैविंग ऑप्शन में काउंट स्पेसिफाई किया गया है। काउंट लेस देन डिपार्टमेंट ने कितना से होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो हैविंग ऑप्शन जो है ग्रुप बाय के बाद ही है एग्जीक्यूशन प्लान में। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम HR की वैल्यू 2 है और सपोर्ट की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों 5 से लेस हैं, इसलिए ये क्वेरी क्या होगी आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद ऑप्शन है ऑर्डर बाय काउंट डिपार्टमेंट नेम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आए डिपार्टमेंट के, एक HR है और एक सपोर्ट है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएगा, क्वेरी जो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएगी। तो सपोर्ट और HR 2 हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके ऑर्डर हैं। लास्ट जो काउंट है वो आपका लिमिट है, लिमिट में एक रिकॉर्ड शो करना है। तो लास्ट वाला जो है आपका सपोर्ट जो है वो आपके आउटपुट में शो होगा। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट होगा डिपार्टमेंट नेम, आपका डिपार्टमेंट नेम होगा HR और डिपार्टमेंट काउंट जो होगा वो डिपार्टमेंट काउंट होगा आपका 2। इस तरीके से आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूशन चलता है, जिसमें पहले आपका फॉर्म ऑप्शन चलेगा, ज्वाइन चलेगा, वेयर चलेगा, ग्रुप बाय ऑप्शन चलेगा, हैविंग ऑप्शन चलेगा, सिलेक्ट कमांड चलेगा, डिस्टिंक्ट चलेगा, ऑर्डर बाय आपका ऑप्शन चलेगा और लास्ट में आपका लिमिट क्लाउज यहाँ पर यूज़ होगा। अब ये एग्जीक्यूशन प्लान सिस्टम में कैसे रन होते हैं, उनकी क्या हार्डवेयर की स्ट्रेटेजी यूज़ होती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान कई प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना महत्व होता है। चलिए कुछ प्रमुख एग्जीक्यूशन प्लान पर हम नज़र डालते हैं कि सिस्टम कैसे इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है फुल टेबल स्कैन। इसमें पूरा टेबल को स्कैन किया जाता है। यह तब आपका क्वेरी जो है तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता है या क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स पूरी टेबल को आपका कंट्रोल जो है स्कैन करके आउटपुट प्रदान कर देगा। फुल टेबल स्कैन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। तालिका की पूरी सामग्री को पढ़ना। फुल टेबल स्कैन के दौरान डेटाबेस इंजन टेबल की सभी पंक्तियों को सीक्वेंशियली पढ़ता है। फिल्टर करना, हर पंक्ति की क्वेरी को शर्त के आधार पर चेक करता है। अगर पंक्ति क्वेरी की शर्तों को पूरा करती है तो इसे परिणाम के सेट में शामिल कर लिया जाता है। प्रदर्शन का असर, यह विधि अक्सर धीमी हो सकती है, खासकर यदि टेबल बहुत बड़ी हो, क्योंकि डेटाबेस इंजन को पूरे डेटा को स्कैन करना पड़ता है। तो फुल टेबल स्कैन का ड्रॉबैक ये है कि यदि डेटा में आपके टेबल्स में डेटा बहुत अधिक होता है तो लीनियर जो सीक्वेंसिंग है या सर्चिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि इसमें आप हर एक रिकॉर्ड को चेक करते हो, फिल्टर करते हो, शर्त चेक करते हो और इसके बाद इसको शामिल करते हो। अब हम उदाहरण देखते हैं फुल टेबल स्कैन एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें कर्मचारियों के नाम, उनकी वेतन की जानकारी दी गई है। एग्जाम्पल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन
50,000। अब जो क्वेरी का हिंदी अर्थ ये है, वो सारे एम्प्लॉय की जानकारी आप निकालिए जिनकी सैलरी जो है 50,000 से अधिक है। इस क्वेरी में यदि सैलरी कॉलम पर कोई इंडेक्सिंग नहीं की गई है तो डेटाबेस को पूरे टेबल को स्कैन करना पड़ेगा। मीन्स उसको टेबल के हर एक स्टार्टिंग रिकॉर्ड से एंडिंग रिकॉर्ड तक हर एक रिकॉर्ड को चेक करना होगा, वहाँ पर जाना होगा और चेक करना होगा कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो अपने आउटपुट के रिकॉर्ड में उसको स्टोर करेगा, यदि ज़्यादा नहीं है तो उसको छोड़ देगा। इस प्रकार उसको 50,000 या जितने भी टेबल का डेट का साइज़ है, ये टेबल साइज़ यदि छोटा है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। पर ये टेबल में रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, 1 लाख या 2 लाख रिकॉर्ड हैं या 10 लाख करीब रिकॉर्ड हैं, तो जो सीक्वेंस है सर्चिंग की उसकी प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हम देखते हैं दूसरी इंडेक्सिंग टेक्निक। पहली इंडेक्सिंग टेक्निक थी हमारी फुल टेबल स्कैन, जिसमें पूरी टेबल को हम स्कैन करते हैं। हम देखते हैं दूसरी इंडेक्सिंग टेक्निक जिसका यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग स्कैन या इंडेक्स स्कैन। इंडेक्स का इस्तेमाल करके डीबीएमएस केवल रो को ही स्कैन नहीं करता है, रो को ही स्कैन करता है जो क्वेरी में दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करती है। इंडेक्सिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके आप टेबल्स को अपने फील्ड के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग होने से टेबल के रिकॉर्ड जो हैं उस इंडेक्स टेबल का यूज़ करके क्विकली एक्सेस किए जा सकते हैं, जल्दी से एक्सेस किए जा सकते हैं। एसक्यूएल में इंडेक्स स्कैन का मतलब होता है कि डेटाबेस क्वेरी इंजन इंडेक्स का उपयोग करके तालिका के डेटा को स्कैन करती है। यह प्रक्रिया फुल टेबल स्कैन की तुलना में आमतौर पर अधिक कुशल होती है क्योंकि आप इंडेक्स टेबल का यूज़ करते हैं। यह टेबल मेन टेबल के कंपैरेटिवली छोटी होती है और इसमें डेटा को सर्च करना आसान होता है क्योंकि इंडेक्स डेटा को तेज़ी से खोज और एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। इंडेक्स स्कैन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है। पहला नंबर इसमें इंडेक्स का उपयोग करना। डेटाबेस इंजन पहले इंडेक्स को स्कैन करता है जो टेबल के एक या अधिक कॉलमों पर आधारित होती है। मीन्स आप कॉलम के हिसाब से इंडेक्स बना सकते हैं। एक जो इंडेक्स जो है एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडेक्स डेटा की संचरित और क्रमबद्ध सूची होती है जो तेज़ी से सर्च करने में आपकी मदद करती है। इंडेक्स टेबल जो है साइज़ में मेन डेटाबेस टेबल से बहुत छोटी होती है, तो छोटे में से डेटा को सर्च करना आसान हो जाता है। दूसरा है इंडेक्स से पंक्तियां प्राप्त करना। इंडेक्स का उपयोग करके इंजन उन पंक्तियों के एड्रेस प्राप्त करता है जो क्वेरी की शर्तों को पूरा करती हैं और उसको आपकी क्वेरी को शर्तों को पूरा करने के बाद यदि आपका मैच करता है तो उसको आपके डेटा में शामिल करती हैं, वो डेटा जो कि आपको आउटपुट में प्रिंट करता रहा है। तीसरा है तालिका में डेटा तक पहुंचना। एक बार जब सही पंक्तियां के पते प्राप्त हो जाते हैं तो डेटाबेस इंजन इन पंक्तियों या रो को टेबल से प्राप्त कर लेता है और परिणाम सेट में शामिल कर लेता है। हम देखते हैं इंडेक्स स्कैन के उदाहरण। मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है और आपने सैलरी कॉलम पर एक इंडेक्स बनाया। इंडेक्स से बनाते हैं क्रिएट इंडेक्स IDX अंडरस्कोर सैलरी, ये आपका इंडेक्स वेरिएबल है। ऑन एम्प्लॉय, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, इंडेक्स बना हुआ है सैलरी पर। अब अगर आप इस इंडेक्स का उपयोग करके डेटा को खोजते हैं तो हम क्वेरी लिखते हैं, खोजने की क्वेरी वही है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। इस क्वेरी में डेटाबेस इंजन इंडेक्स IDX अंडरस्कोर सैलरी का उपयोग करेगा जिसमें आपके इंडेक्स नंबर होंगे, ये छोटी टेबल होगी और इसका यूज़ करके हम तेज़ी से रिकॉर्ड ढूंढेंगे। इस इंडेक्स सैलरी का उपयोग करके तेज़ी से उन पंक्तियों को ढूंढ सकेंगे जिनका वेतन 50,000 से अधिक है। तीसरा नंबर जो कि एक और मेथड है नेस्टेड लूप ज्वाइन। इस टेबल का यूज है ज्वाइन करने के लिए, दो टेबल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब दो टेबलों को ज्वाइन किया जाता है तो DMS एक नेस्टेड लूप ज्वाइन का इस्तेमाल करता है।
इसमें एक टेबल की प्रत्येक रो को दूसरी टेबल की रो के साथ कंपेयर किया जाता है। एक्चुअली इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ होता है। फिर मतलब हर एक रिकॉर्ड, एक टेबल के हर एक रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और आखिरी में कंडीशन यदि मैच होती है तो जो रिमेनिंग है, जो कंडीशन मैच होने के बाद जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स है जो मैच नहीं हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स को अलग कर दिया जाता है। एसक्यूएल में नेस्टेड लूप ज्वाइन एक प्रकार की ज्वाइन टेक्निक है जिसका उपयोग दो टेबल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह विधि साधारणतः प्रभावी होती है, विशेषकर तब प्रभावी होती है जब हम छोटी टेबल्स छोटी हो या अन्य ज्वाइन विधियां इसमें लागू नहीं की जा सकती हैं। हम देखते हैं किस प्रक्रिया का यूज करके नेस्टेड लूप ज्वाइन उपयोग किया जाता है। बाहर की टेबल के लिए लूप, इस तकनीक में डेटाबेस इंजन पहले बाहरी टेबल की प्रत्येक पंक्ति पर लूप लगाता है और इसके बाद भीतरी टेबल के लिए भी लूप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जिसमें प्रथम टेबल की एक रिकॉर्ड के लिए दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। इसके बाद शर्तों की जांच की जाती है, बाहरी और भीतरी टेबल की प्रत्येक पंक्ति को जोड़ा जाता है और पंक्तियां ज्वाइन शर्तों को, जो पंक्तियां ज्वाइन शर्तों को पूरा करती हैं उन्हें परिणाम सेट में शामिल कर लिया जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, दो टेबल्स यहाँ पर बनी हुई है। एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की टेबल जिसमें फील्ड्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी दी गई है। इसमें दो रिकॉर्ड्स भरे हुए, एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है, दूसरा व्यक्ति जो है अमूल्य है जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 20 है। डिपार्टमेंट एक टेबल अलग बनी हुई है, ये अलग डिफरेंट टेबल है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है। 10 नंबर डिपार्टमेंट आईडी का नाम जो है HR है और 20 नंबर डिपार्टमेंट आईडी का नाम IT है। अब मान लीजिए हमारे पास ये दोनों टेबल्स हैं, इनको हम डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के हिसाब से जोड़ना चाहते हैं, तो हमारी क्वेरी होगी सिलेक्ट e.employee_id, e.name, d.department_name फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी। यहाँ दो टेबल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं, एक है आपका एम्प्लॉय, दूसरा डिपार्टमेंट। सिनोनिम्स ई और डी यहाँ हमने यूज़ किए गए हैं टेबल्स के साथ कंबाइन करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े नाम जो हैं आपके फील्ड के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, तो हमने सिनोनिम्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ई और डी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है क्वेरी e.employee_id, ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉय टेबल की फील्ड एम्प्लॉय आईडी के लिए। दूसरा जो है e.name, एम्प्लॉय टेबल का नेम डेटा यहाँ शो होगा। तीसरा जो है d.department_name, तो डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट नेम है वो यहाँ पर शो किया जाएगा दोनों टेबल से कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए। यहाँ ज्वाइन करने की शर्त यहाँ पर दी गई है वेयर के साथ e.department_id = d.department_id, जहाँ पर ई टेबल एम्प्लॉय टेबल का आईडी जो है बराबर होगा एम्प्लॉय टेबल तथा डिपार्टमेंट टेबल दोनों को जोड़ने के लिए हम एक क्वेरी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ज्वाइन क्वेरी। तो क्वेरी हमारी सिलेक्ट e.employee_id, e.name, d.department_name फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी। यहाँ ई व डी सिनोनिम्स हमने यहाँ पर यूज़ किए गए हैं टेबल एम्प्लॉय तथा डिपार्टमेंट के लिए। तो जो हमारा आउटपुट शो होगा सिलेक्ट के साथ e.employee_id, ये फर्स्ट टेबल जो है हमारी एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय आईडी शो होगा। e.name सेकंड वाला जो है पहले टेबल एम्प्लॉय जो है उसका नेम शो करेगा, और d.department_name आपका जो सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट की उसका डिपार्टमेंट नेम शो करेगा। अब यहाँ पर ज्वाइन करने की शर्त क्या है? शर्त ये है, वेयर क्लाउज में वो शर्त दी गई है e.department_id = d.department_id। तो पहले टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच होना चाहिए दूसरी टेबल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। तो जो एक्चुअली होगा ये कि सारे रिकॉर्ड जो हैं आपस में पहले मिक्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और वो रिकॉर्ड ही आउटपुट में जनरेट होंगे जिनका डिपार्टमेंट आईडी जो है पहले टेबल का दूसरे के डिपार्टमेंट आईडी से मैच होता है। इस प्रकार से ज्वाइन करके हम
स्पेसिफिक रिजल्ट जो है वो किसी टेबल्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये लूप कैसे कार्य करता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। बाहरी टेबल को स्कैन करता है पहले, तो फर्स्ट टेबल जो एम्प्लॉय है उसकी सारी पंक्तियों को स्कैन करेगा, फिर भीतरी टेबल की प्रत्येक रिकॉर्ड को पहले टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेगा और चेक करेगा आखिरी में कि ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहा है डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी से। यदि मैच होता है तो वो सारी रोज जो है आपकी स्क्रीन पर शो होंगे। चौथे नंबर पर आते हैं हम हैश ज्वाइन पर। हैशिंग या हैश जो है एक डायरेक्ट एक्सेसिंग टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम डायरेक्ट रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें DBMS एक हैश टेबल बनाता है और इसका इस्तेमाल करके डेटा को तेज़ी से ज्वाइन करता है। तो हैशिंग बेसिकली डेटा को फास्ट एक्सेसिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। हैश टेबल का यूज़ करके हम हर एक रिकॉर्ड के लिए एक की का यूज़ करते हैं। तो हम आइए देखते हैं हैश ज्वाइन की प्रक्रिया कैसे यूज़ की जाती है। फर्स्ट हम देखते हैं हैश टेबल को बनाना। सबसे पहले डेटाबेस इंजन बड़ी टेबल जिसे ड्राइंग टेबल कहा जाता है उसको पढ़ता है और एक हैश टेबल बनाता है। तो हर एक जो भी डेटा आपने रीड किया है मेन टेबल से उसको की के बेसिस पर एक छोटी सी टेबल, इसको हम हैश टेबल बोलते हैं, वो बनाता है। इस हैश टेबल में प्रत्येक पंक्ति को एक हैश फंक्शन द्वारा लिंक किया जाता है या हैश किया जाता है और इस हैश फाइल में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। सेकंड देखते हैं हैश टेबल में डेटा को डालना। इस हैश टेबल में डेटा को एक हैश फंक्शन का उपयोग करके डिवाइड किया जाता है जो डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटता है। यह हैश टेबल डेटा को जल्दी से सर्च करने की सुविधा देता है क्योंकि इसमें की का यूज़ करके डायरेक्टली हम उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। हमको सर्च नहीं करना होता है, की का यूज़ करके डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर पहुंच सकते हैं। प्रोबिंग चरण तीसरा जो है। इसके बाद डेटाबेस इंजन दूसरी टेबल जिसे प्रोबिंग टेबल कहा जाता है को पढ़ता है और प्रत्येक पंक्ति के लिए हैश टेबल की खोज करता है। जब एक पंक्ति के लिए मिलान पा लिया जाता है तो उसे परिणाम के सेट में जोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, जिससे हमने पहले भी लिए हैं। आप इन दो टेबल्स को डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पर जोड़ना चाहते हैं तो हैशिंग का यूज़ करके हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल दी गई है, कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, 3 रिकॉर्ड हैं जिसमें एम्प्लॉय हमारे राहुल, अनन्या और प्रिया दिए गए हैं। डिपार्टमेंट आईडी 10, 20 और 10 दी गई हैं। और दूसरी टेबल जो है डिपार्टमेंट टेबल दी गई है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी दी गई है और डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं। अब हम हैश ज्वाइन का यूज़ करके इनको कैसे आपस में जोड़ेंगे इसकी क्वेरी यहाँ पर दी गई है। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई डॉट नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। आउटपुट वही शो करना है जो पहले शो किया गया फ्रॉम एम्प्लॉय ई। पहले टेबल जो होगी वो एम्प्लॉय ई जोड़ी जाएगी, पहले मेन टेबल हमारी, जिससे आपका हैशिंग फंक्शन डिज़ाइन होगा। ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डिपार्टमेंट आईडी। तो जो एम्प्लॉयज़ की जो टेबल आपकी बनेगी उस टेबल से हैशिंग फंक्शन का यूज़ करके डिपार्टमेंट आईडी के कंटेंट को ढूंढा जाएगा। हैश फंक्शन का यूज़ करके डिपार्टमेंट के कंटेंट को ऐड किया जाएगा। तो हम देखते हैं हैश ज्वाइन का कैसे कार्यान्वयन होता है। पहले हैश टेबल का निर्माण किया जाएगा, डेटाबेस इंजन एम्प्लॉय टेबल को पढ़ रहा है और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम पर एक हैश टेबल को क्रिएट करता है। सेकंड स्टेप जो है हमारा हैश टेबल में डेटा को डालना। एम्प्लॉय टेबल की हर एक पंक्ति को हैश फंक्शन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, हैशिंग की जा रही है और इसे हैश टेबल में डाला जा रहा है। प्रोबिंग कंडीशन थर्ड नंबर की, डिपार्टमेंट टेबल की हर एक पंक्ति के लिए डेटाबेस इंजन हैश टेबल की खोज करता है ताकि डिपार्टमेंट आईडी के लिए मिलान किया जा सके। यदि मैच हो जाता है तो उस परिणाम को सेट में शामिल कर लेंगे। इन सभी एग्जीक्यूशन प्लान के बारे में हमको जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूशन प्लान हुआ करता है, कैसे क्वेरी एक ऑप्टिमाइज़ की जाती है। एग्जीक्यूशन प्लान को समझकर हम क्वेरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और सिस्टम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आइए हम आते हैं दूसरा टॉपिक। इसी पर दूसरा टॉपिक जो है कॉस्ट एस्टिमेशन पर। कॉस्ट एस्टिमेशन DBMS का एक ऐसा हिस्सा है जो तय करता है
कि एक क्वेरी के एग्जीक्यूट करने में कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वेरी जो आप फायर करते हैं उसमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वेरी जो आप फायर करते हैं उसमें 3 प्रमुख फैक्टर यूज़ होते हैं। पहला है CPU, दूसरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और तीसरा मेमोरी। जो भी क्वेरी फायर होती है उसमें CPU प्रोसेसिंग होती है, इनपुट आउटपुट का प्रोसेसिंग होती है और हमारी रैम और हार्ड डिस्क जो है जहाँ पर हमारा परमानेंटली डेटा स्टोर होता है उसको यूज़ किया जाता है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर तय करते हैं हम कि क्वेरी का प्लान कैसे किया है, मिनिमम रिसोर्स का यूज़ करते हुए कैसे आपकी क्वेरी को रन किया जाए। जब भी DBMS कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो विभिन्न एग्जीक्यूशन प्लान को कॉस्ट को आकलन करता है और फिर सबसे कम कॉस्ट वाले प्लान को चुनता है। यहाँ पर इसे हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सबसे कम कॉस्ट मीन्स वो क्वेरी वो प्लान को चूज़ करना है जिसमें सबसे हमको कम टाइम लग रहा है, आउटपुट हमारा जल्दी से आ रहा है। हम देखते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक, कैसे कॉस्ट को एस्टिमेट हम करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए कई टेक्निक होती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख टेक्निक पर हम अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन, इस मेथड में DBMS कुछ बेसिक रूल्स का उपयोग करता है, जैसे कि इंडेक्स का इस्तेमाल करना जिससे आपकी स्कैनिंग स्कैन करने में डेटा आसान हो जाता है। ह्यूरिस्टिक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप एस्टिमेट करते हैं अपने लॉजिक के बेस पे कि पर्टिकुलर क्वेरी जो है कितने टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में। दूसरा है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन। DBMS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कॉस्ट एस्टिमेट करता है। इसके लिए DBMS को एक डेटा स्टैटिक्स की आवश्यकता होती है, तो मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पर यूज़ करते हैं। तीसरा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसमें DBMS सभी संभावित प्लान की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और फिर सबसे इफेक्टिव प्लान को चुनता है। सबकी कॉस्टिंग यहाँ पर निकालता है कि हर एक कॉस्ट में कितने अमाउंट या टाइम यूज़ किया जा रहा है, जिसका टाइम सबसे कम होगा उस क्वेरी को रन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इस टेक्निक के माध्यम से DBMS यह सुनिश्चित करता है कि आपकी क्वेरी मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम इफ़िशियंसी से एग्जीक्यूट हो जाए। कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए सामान्य उपयोग करने वाले हमारे जो फंक्शंस हैं या कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर इनपुट आउटपुट कॉस्ट। इसका एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। इनपुट आउटपुट लागत तालिका के पृष्ठों को पढ़ने के लिए और लिखने की संबंधित गणना के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला है इनपुट आउटपुट कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू कॉस्ट पर पेजेस एक्सिस। कितने पेज यहाँ पर यूज़ होंगे और हर एक पेज की जो है कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट यहाँ पर एक अमाउंट भी आप मान सकते हैं या कॉस्ट जो है वो एक टाइम की हम बात करें, टाइम जो है वो टाइम भी कॉस्ट के फॉर्म में यहाँ पर यूज़ किया गया। यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस वह संख्या है जो तालिका या इंडेक्स पृष्ठों की होती है जो कि स्कैन किए जा रहे हैं, और कॉस्ट पर पेज एक्सिस प्रति पेज पहुँच की लागत जो आमतौर पर हार्डवेयर की गति और प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करती है। दूसरा देखते हैं CPU की कॉस्ट। CPU कॉस्ट वह कॉस्ट है जो प्रोसेसिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है। आमतौर पर CPU की कॉस्ट जो है वो निगलेक्जिबल होती है, बहुत कम हुई होती है, पर इसका फॉर्मूला है CPU कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनटू कॉस्ट पर ऑपरेशन। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, डेटा प्रोसेसिंग के लिए किए गए ऑपरेशंस की संख्या कितनी होगी और एक ऑपरेशन में कितना टाइम या कितनी कॉस्ट यहाँ पर यूज़ हो रही है। थर्ड जो है वो आपकी मेमोरी कॉस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट एस्टिमेशन में, क्योंकि मेमोरी जो है रैम और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर यूज़ होती है। रैम में कैश मेमोरी यहाँ पर यूज़ होती है। कैश में डेटा तो आपको तुरंत मिल जाता है, परंतु जो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी से आता है उस डेटा में टाइम लगता है आपको आने में। तो मेमोरी लागत उस मेमोरी का उपयोग करने से संबंधित होती है जो कि क्वेरी के निष्पादन के लिए आवश्यक होती है। इसे हैश टेबल्स और अन्य डेटा संरचनाओं के लिए उपयोग की गई मेमोरी इसमें शामिल होती है। इसका फॉर्मूला भी वही है, मेमोरी कॉस्ट इक्वल टू मेमोरी यूज्ड इनटू कॉस्ट पर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यूज्ड क्वेरी के निष्पादन के दौरान प्रयोग की गई मेमोरी की मात्रा कितनी है, और कॉस्ट पर मेमोरी यूनिट हर एक जो मेमोरी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कितनी लागत हुई है। यहाँ पर जो डेटा हमारा फैच होकर आता है वो जनरली जो है ब्लॉक्स में आता है, मेमोरी ब्लॉक्स में आता है। तो फैच करने में, डेटा को लेकर आने में सेकेंडरी यूनिट से
या ऑक्सिलरी मेमोरी से जो डेटा जो ब्लॉक्स आता है, हर एक ब्लॉक्स में लगने वाला जो टाइम है वो ब्लॉक्स के साथ ऐड किया जाता है, वो मेमोरी कॉस्ट में यहाँ पर यूज़ होता है। चौथा है आपका नेटवर्क कॉस्ट। यदि आप किसी नेटवर्किंग क्लाइंट सर्वर मशीन पर वर्क कर रहे हैं, आपने क्वेरी एक क्लाइंट सर्वर मशीन से फायर की है और सर्वर मशीन पर रिस्पॉन्ड के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपकी क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन में जो कम्युनिकेशन का जो ड्यूरेशन है उस पर भी कॉस्टिंग की जाती है। तो नेटवर्क कॉस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, कितना डेटा ट्रांसफ़र किया आपने, और मल्टीप्लिकेशन है उसका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डेटा, जहाँ पर अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र डेटा की मात्रा जो नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है, और कॉस्ट पर यूनिट में प्रति डेटा यूनिट के स्थानांतरण की कॉस्ट कितनी है या टाइम कितना इसमें लग रहा है। तो टोटल कॉस्ट होती है हमारी इनपुट आउटपुट कॉस्ट प्लस सीपीयू कॉस्ट प्लस मेमोरी कॉस्ट प्लस नेटवर्क कॉस्ट। यहाँ पर सीपीयू क्योंकि बहुत फास्ट वर्क करता है, उसी सिस्टम में वर्क करता है, इसलिए सीपीयू कॉस्ट को हम नेग्लेक्जिबल मान लेते हैं। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो होती है वो इनपुट आउटपुट की कॉस्ट होती है, मेमोरी कॉस्ट होती है और नेटवर्क की कॉस्ट होती है। उदाहरण से यहाँ दिया गया है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, इसमें 1000 पेजेस हैं, प्रति पेज को पढ़ने के लिए कॉस्ट जो है 0.5 रुपीज़ है और प्रत्येक पंक्ति को प्रोसेस करने की लागत जो है वो 0.1 रुपीज़ है। आप 1000 पंक्ति पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं और आपकी 500 यूनिट डेटा नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे प्रति यूनिट डेटा लागत जो है 0.2 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो इनपुट आउटपुट कॉस्ट जो है 1000 पेज इंटू 0.5 रुपीज़ के हिसाब से 500 रुपये। सीपीयू कॉस्ट जो है 1000 रो के हिसाब से 0.1 रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपीज़। नेटवर्क कॉस्ट जो है 500 यूनिट्स 0.2 रुपीज़ के हिसाब से 100 रुपीज़। मेमोरी कॉस्ट को हमने यहाँ रिड्यूस किया, सीपीयू कॉस्ट जो है वो यहाँ पे मेमोरी कॉस्ट जो है नेग्लेक्जिबल मान लीजिए क्योंकि रैम में सारा वर्क हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो 700 यूज़ होगी, 500 प्लस 100 प्लस 100। तो ऐसे हम कॉस्ट निकालते हैं कि आपकी क्वेरी जो है कितने टाइम खर्च कर रही है। जो क्वेरी सबसे लोएस्ट टाइम खर्च करेगी उसको हम अपनी क्वेरीज में शामिल करेंगे। आइए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। केस स्टडी 1 में एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर यूज़र के लिए पर्सनलाइज रिकमेंडेशन निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलाई जाती है। इस क्वेरीज के एग्जीक्यूशन प्लान को ऑप्टिमाइज करके हम इस वेबसाइट ने अपनी रिस्पॉन्स टाइम को 30% तक घटा लिया। मीन्स यदि इसको करने में उसके 30 मिनट लग रहे थे तो वो 1 मिनट में आपकी वर्किंग हो जाएगी। केस स्टडी सेकंड, एक बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बड़ी क्वेरी चलाई जाती है। इस क्वेरी की कॉस्ट एस्टिमेशन को बेहतर बनाकर सिस्टम ने अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन को काफ़ी कम कर दिया था। तो अब सारांश में हम देखते हैं कि कैसे दोनों चीज़ें हमारी जो है एग्जीक्यूशन प्लान और कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो हमारे लिए लाभकारी है। एग्जीक्यूशन प्लान्स ये योजनाओं को कैसे निष्पादित करता है, कैसे आपकी क्वेरीज एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे दिशा निर्देश प्रदान करती हैं, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन में सारी जो आपकी कॉस्टिंग की जाती है, जो क्वेरी आप एक फायर करते हैं उसमें आपके सीपीयू का टाइम, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आपके समय को या टाइम को रिड्यूस किया जाता है। इन दोनों अवधारणाओं का संयोजन सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस क्वेरीज कुशलतापूर्वक निष्पादित हों और सिस्टम संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो। तो आज के कार्यक्रम में बच्चों हमने ये देखा कि क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेरी एग्जीक्यूशन में आपने देखे सिंटैक्स में देखोगे डीएमएल पर बेस्ड जो क्वेरी है सेलेक्ट कमांड, उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स यदि लिखे गए हैं तो पहले कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ होंगे। सबसे पहले आपका फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है, फिर इसके बाद दूसरे जो सीक्वेंस दिए गए थे वो एग्जीक्यूट होते हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा बच्चों कि कैसे आप कॉस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी जो चलाई जा रही है इसमें कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो है आप जब भविष्य में आके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरी चीज़ों पर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेरी को हमने ये जो पढ़ा हुआ है आज कि कैसे हम क्वेरीज को रिड्यूस कर सकते हैं, इनकी कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट से कैसे किसी क्वेरीज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत लाभप्रद है। क्वेरीज जो है डीएमएल पर बेस आपकी क्वेरीज लैंग्वेज है, ये क्वेरीज कैसे रिड्यूस होंगी ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। धन्यवाद।